नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे नादिर शाह की जीवनी के बारे में, उसकी बायोग्राफी के बारे में और आखिर नादिर शाह ने भारत पे क्यों आक्रमण किया था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये नादिर शाह का जन्म 6 अगस्त 1698 ईस्वी को खोरासान प्रांत में हुआ था। ये है ईरान का मानचित्र और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यही है ईरान का उत्तर पूर्वी क्षेत्र का खोरासान प्रांत। इसी खोरासान प्रांत में नादिर शाह का जन्म 1698 ईस्वी में हुआ था। यह तुर्क जनजाति के अफसार्स कबीले में बटा हुआ था। उन दिनों जो है तुर्क जनजाति जो है वो छोटे बड़े कबीलों में बटी हुई थी। उसी में से एक अफसार्स कबीले में नादिर शाह का जन्म हुआ था। ठीक है। नादिर शाह के बचपन का नाम नादिर कोली था। ठीक है। इसके पिताजी का नाम इमाम कोली था। नादिर शाह का बचपन जो है वो बहुत गरीबी में बीता। नादिर शाह के पिताजी एक चरवाहा थे। ठीक है। भेड़ बकरियों को चराते थे। जब नादिर शाह 13 वर्ष की उम्र का था तो उसके पिताजी का देहांत हो गया। अब उसके माताजी की जिम्मेदारी भी जो है नादिर शाह के ऊपर आ गई और नादिर शाह मात्र 13 वर्ष का था। तो उन दिनों नादिर शाह जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपना जीवन निर्वाह अपने और अपने माताजी का जीवन निर्वाह कर रहा था। ठीक है। इसी बीच जो है जब नादिर शाह 17 वर्ष का हुआ तो उस पे उज्बेक कबीले के लोगों ने आक्रमण कर दिया उसके कबीले पे। और आक्रमण करके उस जो नादिर शाह के कबीले के बहुत से लोग थे जिनमें से नादिर शाह और उसकी माता जी भी थी, इन लोगों को बंदी बना लिया, उन्हें स्लेव या फिर दास बना करके अपने साथ ले गए। लेकिन नादिर शाह जो है यहाँ से बच के भाग निकलता है। उसकी माता जी ही पकड़ी जाती है और उनके माता जी का देहांत जो है उन्हीं उज्बेक कबीले के द्वारा कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। लेकिन नादिर शाह बच करके वहां से भाग निकलता है और फिर वापस आ जाता है खोरासान प्रांत में अपनी जन्मभूमि पे, जहाँ पे फिर से आकर के वो अफसार्स कबीले में जुड़ जाता है। लेकिन अब की बार जो नादिर शाह जुड़ता है तो वो अपने कबीले के उन लोगों के साथ जुड़ जाता है जो लूटपाट डकैती ये सब किया करते थे, उन्हीं लोगों के साथ नादिर शाह जुड़ जाता है। और नादिर शाह चूंकि इतनी बहादुरी से लड़ता था और इतनी निर्दयता से लड़ता था, इसके सामने बच्चे बूढ़े जो भी पढ़ते थे उन्हें मार देता था। तो ये इतनी बहादुरी और इतनी निर्दयता दोनों से लड़ता था। इसी कारण जो है जल्द ही जिस ग्रुप को नादिर शाह ने ज्वाइन किया था, जल्द ही उसी ग्रुप का सरदार बन के नादिर शाह बैठ जाता है। जल्द ही उस ग्रुप का सरदार नादिर शाह बन जाता है। ठीक है। अब जानते हैं कि आखिर नादिर शाह किस तरीके से ईरान का शासक बना, किस तरीके से नादिर कोली से नादिर शाह बना। देखिए शाह का अर्थ जो होता है ईरान में सुल्तान को दिया जाता है शाह की उपाधि। तो पहले नादिर शाह का नाम नादिर कोली था और जब यह शाह बना, सुल्तान बना, तब से यह नादिर शाह के नाम से प्रचलित हुआ। तो ईरान पे 1502 ईस्वी से ही सफाविद राजवंश का शासन था। जैसे अपने यहाँ सुनते होंगे कि मौर्य वंश का शासन था, गुप्त वंश का शासन था, वैसे ही ईरान पे सफाविद राजवंश का शासन 1502 ईस्वी से ही था। लेकिन उन दिनों जिन दिनों नादिर शाह था उन दिनों ये जो सफाविद सुल्तान हुसैन हुआ करते थे, सफाविद राजवंश के सुल्तान हुसैन, तो ये इसका शासन जो था यह बहुत ही कमजोर हो चुके थे। ठीक है। यह अयोग्य शासक थे, यानी इनमें राजा का कोई योग्य गुण नहीं था। ठीक है। और इनके साथ एक समस्या थी कि इनके समय में, सुल्तान हुसैन के समय में, जो अफगान विद्रोही थे वो अक्सर विद्रोह कर दिया करते थे, अक्सर इनके राज्य क्षेत्र में मारकाट मचाया करते थे। ठीक है। इसके अलावा रशियन एम्पायर यानी रूस साम्राज्य और उस्मानिया एम्पायर, जिसे ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता है, यह दोनों भी जो है ईरान पे अपनी नजर गड़ाए बैठे हुए थे। यहाँ पे देखिए ये है मानचित्र एशिया का। तो उन दिनों एशिया में देखिए तीन जो शक्तिशाली राजवंश हुआ करते थे एशिया में। तो ये देखिए ये है तुर्की से लेकर के इराक, सऊदी अरब, सीरिया और इधर अफ्रीका तक फैला हुआ था उन दिनों का सबसे ताकतवर साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर या फिर उस्मानिया साम्राज्य। उसके बाद में इससे सटा हुआ देखेंगे तो ये रहा ईरान, जहाँ पे ये सफाविद राजवंश का शासन था और यहीं पे नादिर शाह का जन्म हुआ था। तो ये हुआ ईरान। और इधर देखेंगे तो ये है अपना प्यारा भारत। अपने उन दिनों अपने भारत वो पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान के क्षेत्र में मुगल राजवंश का शासन हुआ करता था। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये रहा रशियन एम्पायर। ठीक है। तो ये जो सफाविद राजवंश जो ईरान में शासन कर रहा था उसको खतरा दो दो राजवंशों से था। एक यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य या उस्मानिया साम्राज्य और उसके बाद में दूसरा यहाँ रशियन एम्पायर। ठीक है। और कभी कभी जो है ज्यादातर समय, कभी कभी नहीं ज्यादातर समय जो है अफगान विद्रोही जो है यहाँ पे इस क्षेत्र के अफगान विद्रोही आमतौर पे इधर जाके लूटपाट किया करते थे, विद्रोह मचाया करते थे। तो इससे जो है उन दिनों के जो सफाविद राजवंश के सुल्तान हुसैन हुआ करते थे उनकी स्थिति जो थी वह काफी भयावह हो चुकी थी। वो एक अयोग्य शासक भी हुआ करते थे, तो वो राजा बनने की उनमें कोई योग्यता अब नहीं बची थी। तो सुल्तान हुसैन को इन अफगान विद्रोहियों को दबाने के लिए किसी एक क्रूर इंसान की जरूरत थी जो खूब बहादुरी से लड़े, काफी क्रूरता से भी लड़े, निर्दयता से लड़े। तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी। तो सुल्तान हुसैन की नजर इसी वक्त जो है नादिर कोली यानी नादिर शाह पे पड़ता है। नादिर शाह
बहादुर और निर्दयता से लड़ता ही था। तो सुल्तान हुसैन जो है वो नादिर शाह को अपनी सेना में उच्च पद पर नियुक्त करते हैं और नादिर शाह को अफगान विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजते हैं। अफगान विद्रोहियों को दबाने के बाद जो है नादिर शाह जो है अफगान विद्रोहियों को दबा देता है, ठीक है, उन्हें मार भगाता है। इसके बाद जो है सुल्तान हुसैन नादिर शाह को मसहद, यहाँ पे देखेंगे तो ये खुरासान प्रांत में ही एक जगह पड़ता है मसहद, तो इसी मसहद का गवर्नर नियुक्त कर देते हैं नादिर शाह को सुल्तान हुसैन। अब नादिर शाह जो है यहाँ बड़ी चालाकी से इसी मसहद में चुपके से जो है अपनी एक मजबूत सेना का गठन करना शुरू कर देता है, ठीक है। इधर सुल्तान हुसैन का भी समय पूरा हो चुका था, ठीक है, तो वो क्या करता है कि गद्दी त्याग देते हैं और अपने बेटे महमूद तहमास्प द्वितीय, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है, महमूद तहमास्प द्वितीय को नया सुल्तान बनाए थे। वो खुद गद्दी छोड़ देते हैं सुल्तान हुसैन और अपने पुत्र महमूद तहमास्प द्वितीय को सुल्तान बना देते हैं। इसी बीच जो है रूस 1722 ईस्वी में, रूस की नज़र थी ही, रूस 1722 ईस्वी में ईरान पे हमला कर देता है और ईरान के कई शहरों पे अधिकार कर लेता है। जब नादिर शाह देखता है कि उधर ईरान की सेना जो है वो उधर रूस से लड़ने में बिजी है, तो नादिर शाह यहाँ पे अपने आप को इस मसहद वाले इलाके में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। अपनी एक सेना का गठन कर ही रहा था, अब क्या करता है कि वो स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लेता है और वो कह देता है कि जो नए सुल्तान महमूद तहमास्प द्वितीय हैं उनका हम पे कोई जोर नहीं है, हम अपना स्वतंत्र है, ठीक है, और ये हमारा जो ये मसहद जो क्षेत्र है ये हमारा अपना स्वतंत्र राज्य है, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से अफगान विद्रोही फिर से विद्रोह कर देते हैं। तब जो है नादिर शाह से तहमास्प द्वितीय मदद मांगता है कि एक बार पहले भी आपने विद्रोहियों को दबाया था, अफगान विद्रोहियों को, फिर से एक बार इन अफगान विद्रोहियों को दबाइए, हम आपको सेना में जो है बहुत ऊंचा ऊंचा पद देंगे, ठीक है, आपको अधिकारी बना देंगे। तो तहमास्प द्वितीय की बात पे जो है नादिर शाह अफगान विद्रोहियों को फिर से खदेड़ देता है, इसकी बात मान लेता है तहमास्प द्वितीय की, और नादिर शाह जो है अफगान विद्रोहियों से फिर से लड़ना शुरू कर देता है और इन्हें फिर से अफगान विद्रोहियों को खदेड़ देता है नादिर शाह। इसके बाद जो है तहमास्प द्वितीय नादिर शाह से प्रसन्न होकर नादिर शाह को अपना प्रधान सेनापति बना लेता है, ठीक है। उसके बाद में अपनी बहन की शादी, तहमास्प द्वितीय जो है अपनी बहन की शादी वो नादिर शाह के बेटे से कर देता है। लेकिन तहमास्प द्वितीय को नादिर शाह के बढ़ते वर्चस्व से कहीं ना कहीं तख्ता पलट का खतरा महसूस होने लगा था, ठीक है। तहमास्प द्वितीय को संदेह था कि नादिर शाह कभी ना कभी जो है वो तख्ता पलट करेगा, मेरी हत्या करके खुद राजा बन जाए या जो करे, लेकिन ये तख्ता पलट करेगा नादिर शाह। और नादिर शाह ने ऐसा किया भी कुछ ऐसा है, ठीक है। उसने क्या किया कि चालाकी से एक दिन तहमास्प द्वितीय को बहुत ज्यादा नशे के हालत में कर दिया और नशे के हालत में करके जो दरबार होता है जहाँ पे राजा के और से अधिकारी बैठते हैं, उसी दरबार में यह तहमास्प द्वितीय से घोषणा करवा देता है कि अब वह राजा बनने की उसे इच्छा नहीं है, वह अपने बेटे जो उस नाबालिग था, नाबालिग बेटे अब्बास तृतीय को सुल्तान बनाएगा। यह घोषणा करवा के और उसके बाद में अब्बास तृतीय को सुल्तान बना देता है। अब अब्बास तृतीय क्या है कि वो नाबालिग है, तो अब नाबालिग है तो उसका संरक्षक कोई ना कोई तो होगा जो उसके द्वारा फैसले ले, उसकी रक्षा करे, तो वो बन जाता है खुद नादिर शाह, ठीक है। और वास्तविक रूप से देखेंगे तो नादिर शाह के हाथों में सत्ता की, शासन की जो बागडोर है वो नादिर शाह के चली गई है। नाम मात्र का अब्बास तृतीय सुल्तान है जो कि एक नाबालिग है, लेकिन वास्तविक सत्ता अब नादिर शाह के हाथ में आ चुकी है। इसी बीच अब वास्तविक सत्ता वास्तविक रूप से जो है नादिर शाह के हाथ में आ ही चुकी थी। नाम मात्र का शासक सुल्तान अब्बास द्वितीय थे। तो 1736 ईस्वी में नादिर शाह ईरान के सभी क्षेत्र, जितने भी ईरान के उन दिनों के क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों के गवर्नर और अधिकारियों को बुलाता है और उन्हें बैठक में आमंत्रित करता है और खुद को जो है सुल्तान या फिर ईरान का शाह घोषित कर देता है, ठीक है। और यहीं से नादिर कोली का नाम जो है नादिर शाह पड़ता है, ठीक है। अब नादिर शाह खुद को सुल्तान घोषित कर देता है उन अधिकारियों के सामने में, और नादिर शाह का डर इतना था कि कोई जो है उसका विरोध नहीं करता है। और मार्च 1736 ईस्वी में नादिर कोली का राज्याभिषेक होता है और नादिर कोली से नादिर शाह बन जाता है, ठीक है। तो ये था उसका राजा बनने तक का सफर। अब नादिर शाह आखिर दिल्ली पे आक्रमण क्यों किया, यह एक सवाल उठता है। तो 1738 ईस्वी में नादिर शाह अफगान विद्रोहियों को पूरी तरीके से दबा करके उन्हें खत्म करने का निर्णय ले लेता है और इसी निर्णय के साथ वह उनका पूर्णतः दमन करने के लिए कांधार पहुंचता है। बहुत से अफगान विद्रोही जो है, जब कांधार नादिर शाह पहुंचता है तो बहुत से अफगान विद्रोही क्या करते हैं कि वो भाग करके यहाँ भारत चले आते हैं, मुगल दरबार में संरक्षण बनते हैं। तो मुगल दरबार क्या, उन दिनों मुगल में
शासन हुआ करता था मोहम्मद शाह का, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। दरअसल मोहम्मद शाह जो है ज्यादातर समय जो है अपना नाच गान वेश्याओं के बीच ही बिताता था, इसीलिए जो है इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। इसे कोई मजबूत सेना का गठन या फिर कोई ऐसा मजबूत उसका राजतंत्र हो, ऐसा कोई उसका उससे लेना देना नहीं था, ठीक है। इसीलिए जो है मुगल शासन देखेंगे तो उस समय तक अपने पतन के कगार पे खड़ा हुआ था। तो बहुत जब अफगान विद्रोही भागकर मुगल शासन से संरक्षण मांगते हैं तो मोहम्मद शाह इन्हें, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह इन्हें संरक्षण दे देता है। और तब नादिर शाह कहता है इन विद्रोहियों को कि जिन विद्रोहियों को आपने संरक्षण दिया है उसको वापस दीजिए, हमारे हवाले कर दीजिए। तो इस पे मुगल बादशाह जो है मोहम्मद शाह वो इनकार कर जाते हैं और इस पे नादिर शाह क्रोधित हो जाता है। और उसके बाद नादिर शाह क्रोधित हो जाता है तो क्या करता है कि नादिर शाह उसके बाद में गजनी, काबुल, पेशावर, सिंध और लाहौर को जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा अफगानिस्तान में पड़ गया गजनी, गजनी, और उसके बाद में यहाँ पे हेरात, काबुल ये सब को जीतते हुए, और उसके बाद में सिंध, पेशावर और तब लाहौर को पार करते हुए पंजाब की तरफ नादिर शाह बढ़ता है। अब महमूद शाह है खुद रंगीला बादशाह, ठीक है। उसे कोई, उसके पास ना कोई मजबूत सेना है, न मजबूत अधिकारी है, और वह दुश्मनी मोल लेता है नादिर शाह से। नादिर शाह लाहौर पे अधिकार करने के बाद पंजाब की तरफ बढ़ता है। अब इधर मोहम्मद शाह क्या करता है कि इसके पास तो कोई मजबूत सेना थी नहीं, तो यह 3 लाख की सेना तैयार करता है। कैसी सेना तैयार करता है? तो जितने भी मजदूर हो गए, किसान हो गए, इन सबको बिना प्रशिक्षण दिए ही सबके हाथों में तलवार थमा के एक सेना का निर्माण कर लेता है। किसी को कोई प्रशिक्षण, ट्रेनिंग किसी तरह की नहीं दी गई थी। तो 3 लाख का सेना तो मोहम्मद शाह खड़ा कर लेता है, मुगल बादशाह। लेकिन दिक्कत यह थी कि ये जो जितने भी सैनिक मुगल बादशाह ने खड़ी की थी, इसके पास योग्यता नहीं थी। सैन्य जो क्षमता है वो बिल्कुल भी नहीं थी। ये लड़ने में माहिर नहीं थे, इन्होंने कभी युद्ध नहीं किया था। ये कोई कृषक था, कोई मजदूर था, इन सबको उठा के सेना में भर्ती कर लेता है। और अपने 3 भरोसेमंद निजाम, जो ये मोहम्मद शाह था मुगल बादशाह, इसके 3 सबसे भरोसेमंद लोग थे। एक था निजामुल मुल्क, दूसरा था सआदत खां और तीसरा था खान दौरान। ये 3 जो है इसके मुगल बादशाह के सबसे करीबी लोगों में से एक थे, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह थी कि जो निजामुल मुल्क और सआदत खां, इसके जो 2 सबसे करीबी थे, इन्हीं दोनों में आपस में नहीं बनती थी। ये दोनों खुद एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। और इसकी सेना का गठन किया, वो भी प्रशिक्षित नहीं थे, उसके पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, ना तो कोई युद्ध का नेतृत्व करता अच्छा अनुभवी था। निजामुल मुल्क और सआदत खां की आपस में बनती ही नहीं थी। तो ले दे करके मोहम्मद शाह जो है काफी कमजोर स्थिति में था। अब इस करनाल का युद्ध होता है 13 फरवरी 1739 ईस्वी को। जब नादिर शाह लाहौर को पार करके पंजाब से आगे बढ़ता है तो नादिर शाह की सेना की भिड़ंत होती है मुगल सेना से। नादिर शाह के पास मात्र 50,000 सैनिक थे और मुगलों के पास 3 लाख की सेना थी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सेना 3 लाख की भले ही थी, लेकिन उसमें ज्यादातर किसान और मजदूर श्रेणी के लोग थे। उन्होंने कभी युद्ध किया नहीं था, उन्हें अच्छा से प्रशिक्षण मिला नहीं था। तो नादिर शाह की सेना जो है 3 घंटे के भीतर भीतर जो है युद्ध को जीत लेती है, ठीक है। 50,000 नादिर शाह की सेना, मुगल के पास 3 लाख की सेना, फिर भी 3 घंटे के भीतर नादिर शाह की सेना जो है इस युद्ध को जीत लेती है, क्योंकि नादिर शाह की सेना लड़ने में काफी माहिर थे, काफी दिनों से युद्ध लड़ रहे थे, अच्छे अनुभवी हो गए थे युद्ध लड़ने में, ठीक है। तो 3 घंटे के भीतर करनाल का युद्ध जीत लेती है। याद रखें करनाल का युद्ध हुआ था 13 फरवरी 1739 ईस्वी को। खान दौरान, इसमें जिन मुगल बादशाह ने जिनको भेजा था, जो अपने 3 सबसे वफादार लोगों को, उनमें से एक खान दौरान था, वो युद्ध में मारा जाता है। सआदत खां को बंदी बना लिया जाता है। अब निजामुल मुल्क देखता है कि हम भी ना बंदी बना लिए जाए, इसलिए वह क्या करता है कि शांति वार्ता का पैगाम नादिर शाह के सामने पेश करता है, ठीक है। और नादिर शाह से काफी आग्रह करता है निजामुल मुल्क कि आप एक काम कीजिए, 50 लाख रुपए ले लीजिए और यहाँ से वापस यहीं से चले जाइए पंजाब से। नादिर शाह इस पे मान भी जाता है, ठीक है। अब निजामुल मुल्क जब शांति वार्ता करा देता है मुगल बादशाह और नादिर शाह के बीच में, तो इससे खुश होकर के मुगल बादशाह निजामुल मुल्क को मीर बख्शी जैसा उच्च पद पे नियुक्त कर देते हैं, खुश होकर के। अब चूंकि निजामुल मुल्क को मीर बख्शी का जब पद मिलता है तो सआदत खां, जो उसका प्रतिद्वंद्वी था, वह इस पे काफी क्रोधित हो जाता है और वह नादिर शाह को दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये 50 लाख में कहाँ संतुष्ट है, दिल्ली चलिए, वहाँ बहुत सारा खजाना है, ठीक है। अब इस पे नादिर शाह के मन में हो उठता है कि चलो बहुत सारा खजाना है तो देखते हैं। तो नादिर शाह जो है वो दिल्ली जाने की इच्छा जाहिर करता है और 20 मार्च 1739 ईस्वी को नादिर शाह दिल्ली पहुंचता है। वहां उसका भव्य स्वागत किया जाता है, क्योंकि युद्ध में जीता था नादिर शाह, ठीक है। मुगल बादशाह खूब भव्य स्वागत करते हैं नादिर शाह का।
इसी बीच जो है रात में एक अफवाह फैल जाती है कि नादिर शाह की हत्या कर दी गई है। अब नादिर शाह की हत्या की अफवाह फैलते ही कुछ मुगल सैनिक क्या करते हैं कि नादिर शाह के सैनिकों पर हमला कर देते हैं और लगभग नादिर शाह के 800 सैनिक मारे जाते हैं। इस बात की खबर जब नादिर शाह को मिलती है तो नादिर शाह दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दे देता है। जो जहां मिलता है, जहां पकड़ा जाता है, औरत बूढ़े बच्चे जो जहां पकड़ा जाता है उसे वहीं मार दिया जाता है। और इस तरह से दिल्ली की सड़कों पे कहा, कुछ इतिहासकारों ने जिक्र किया है कि दिल्ली की सड़कें उन दिनों खून से लाल हो गई थी, दिल्ली की नालियों से लाल रंग की पानी बह रही थी। कुछ इतिहासकार ने तो इस तरह से जिक्र किया है। ठीक है, कहा जाता है कि लगभग 30,000 लोगों को नादिर शाह के सैनिकों ने गाजर मूली की तरह काट दिया था। अंत में मुगल बादशाह को नादिर शाह के सामने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगनी पड़ी। नादिर शाह के मुगल बादशाह ने नादिर शाह को अपने खजाने की चाबी दे दी और उसके सामने हाथ जोड़ लिया कि ये कत्लेआम बंद कीजिए, आप जितना खजाना ले जाना है सब ले जाइए, लेकिन कत्लेआम बंद कीजिए। तब जाकर जो है नादिर शाह ने अपने कत्लेआम के हुक्म को वापस लिया, लेकिन तब तक जो है 30,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी। इसके बाद जो है नादिर शाह दिल्ली से अपार संपत्ति लूटता है। ठीक है, सरकार जो मुगल बादशाह खजाना है उससे बहुत सारी संपत्ति लेता है। लगभग जो कहा जाता है कि नादिर शाह ने लगभग 30 करोड़ रुपए नकदी और सोने चांदी हीरे जवाहरात की लूटपाट की थी। और लूटा इतना था कि वो जो लूट का माल था उसको ईरान वापस ले जाने के लिए नादिर शाह को 700 हाथी, 4,000 ऊंट और 12,000 घोड़े की जरूरत पड़ी। यानी उसने इतना सामान लूटा था कि उसे 700 हाथी, 4,000 ऊंट और 10,000 घोड़ों पर लाद करके वो लूट का सामान, सोने चांदी हीरे जवाहरात बहुमूल्य धातुएं जो थी वो सब लूट करके 700 हाथी, 4,000 ऊंट और 12,000 घोड़ों पर लाद करके वो ईरान ले गया था। इतना सारा संपत्ति वो दिल्ली से लूट के ले गया था। उसके अलावा जो है मुगलों का जो सबसे प्रिय सिंहासन था, मयूर सिंहासन, जिसमें मुगल बैठते थे, उस पर कोहिनूर हीरा भी उसी में जड़ा हुआ था, उस मयूर सिंहासन को भी नादिर शाह उठा के ले गया। ठीक है, इसके अलावा नादिर शाह ने दिल्ली से इतना धन लूटा था कि उसने ईरान के लोगों से 3 साल तक कोई टैक्स ही नहीं लिया, कोई कर नहीं लिया। 3 साल तक नादिर शाह ने ईरान के लोगों से, अपने देश में, जब उसका देश था ईरान, वहां के लोगों से 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया। इतना सारा वो धन लूट करके दिल्ली से ले गया था। ठीक है, इसके और यहाँ से जब वो दिल्ली से वापस चला जाता है, 20 जून 1747 ईस्वी को नादिर शाह की हत्या खोरासान में हो जाती है। ठीक है, जिस खोरासान में इसका जन्म हुआ था उसी खोरासान में इसकी हत्या हो जाती है। इसके अपने जो बॉडीगार्ड थे, अंगरक्षक थे, उन्होंने ही इसकी हत्या कर दी थी नादिर शाह की 20 जून 1747 को। तो यह था नादिर शाह की जीवनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।